So our today's topic is TEM, TE, TM, HE, waves. Okay, so first let us see what is TEM wave. TEM means transverse electromagnetic wave. TEM wave. So that is where transverse इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं EM लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. All right, now what is the property of this transverse electromagnetic wave? In this case, both electric and magnetic fields, they are purely transverse to the direction of propagation. That means if the wave is moving in the x direction, then electric field vector and magnetic field vector, they are perpendicular to them, they are transverse to them, purely transverse. थोड़ा सा भी उसमें एंगल का फर्क नहीं होगा, right? And in this case, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं वेव के, यानी यदि अपन इसको डायरेक्शन मान लें वेव का डायरेक्शन, और सपोज इसको हमने z लिया, जनरली z लेते हैं, z डायरेक्शन, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लीजिए हमने x डायरेक्शन में ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमने y डायरेक्शन में ले लिया, तब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. तो इस केस में ये मान लीजिए आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लीजिए Ex अपन ले लें कंपोनेंट इधर, y डायरेक्शन में Ey और z में Ez, तो z डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, राइट? सो इन दिस केस वी राइट Ez इज इक्वल टू 0. ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा. And Hz that is equal to 0. Okay, this is in the case of TEM wave. So in TEM wave, if the wave is moving along this z direction, then in that case the component of electric field and magnetic field along the z direction will be 0. Okay, then we come to second TE wave. TE wave means purely transverse electric wave, है ना? In this case electric field that is purely transverse. यहां पर तो क्या था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्योरली ट्रांसवर्स थे. यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्योरली ट्रांसवर्स. मैग्नेटिक फील्ड का नहीं कह सकते. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली ट्रांसवर्स है तो इसको अपन क्या कहेंगे, Ez इज इक्वल टू 0. यहां पे हो जाएगा, बट Hz इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, देन वी कम टू TM वेव. तो TM वेव में आप बता सकते हैं क्या होगा, अब तो आप बता सकते होगे, कौन बताएगा? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव. Transverse magnetic field. Magnetic field is purely transverse, right? So magnetic field that is purely transverse. Okay, and so in this case Hz that is equal to 0 and Ez that is not equal to 0. समझ में आ गया? Then we come to hybrid wave, fourth.
हाइब्रिड। हाइब्रिड वेव का मतलब हो गया कि नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली ट्रांसवर्स नॉर मैग्नेटिक फील्ड इज प्योरली ट्रांसवर्स, दोनों में कोई भी प्योरली ट्रांसवर्स नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जेड नॉट इक्वल टू जीरो एंड ई जेड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इनके कंपोनेंट्स जेड डायरेक्शन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब चलो अब एक वेव ले लेते हैं विच इज ट्रेवलिंग इन दी पॉजिटिव z direction. All right, so let us take a wave. Let us take a wave which is traveling in z direction. All right, then we can write del square Ez is equal to, अपन ने निकाला था कल, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Ez. All right, so this wave, ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए होगी, कोई भी ये इक्वेशन किसके लिए हो सकती है, नहीं बता सकते, अभी बताई मैंने, कंडीशंस बता दी। अब यहाँ पे Ez आ रहा है इक्वेशन में, Hz नहीं आ रहा है इक्वेशन में, तो कौन सी वेव होगी ये, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। वेरी गुड, टीएम वेव। समझ में आ गई बात, है ना। और दूसरा अपन ले लें डेल स्क्वायर Hz दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन Hz। ये कौन सी वेव हो गई, टीई वेव। समझ गए, तो ये टीई वेव हो गई। ठीक है ना, इनकी इक्वेशन हो गई। अब वेव इक्वेशन अपन को लिखना है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जेड डायरेक्शन में। देखिए अब वेव को आप दो तरीके से इमेजिन करिए, हैं, एक तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, जो अपन ने टाइम का देखा, वहां पे अपन ने ओमेगा स्क्वायर को डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा टी स्क्वायर लिया अभी पिछले लेक्चर में। अब यहां पर हम देखेंगे कि वेव आगे भी बढ़ रही है ना, उसके साथ साथ अब ये देखिए, जैसे यहां पर ये वेव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, वेव हम मोशन कहते हैं इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ओके, तो वेव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो यदि अपन इसको एक वेव बना लें, चलो आधी वेव बना लें ऐसे, ठीक है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। परंतु एक पर्टिकुलर जगह पे भी, यदि हम एक पर्टिकुलर जगह ले लें, है ना, तो इस जगह पर भी ये जैसे ये टाइम के साथ ये चेंज होगा, तो वो टाइम के साथ चेंज अपन ने देख लिया। अब हम किसके साथ देख रहे हैं, पोजीशन के साथ, कि अलोंग जेड डायरेक्शन किस तरह से ये चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ये जो वेव बन रही है, ये तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ले लिया। अब इसी के कारण क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, है ना। हमने देखा था ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रहा है, परंतु दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज वेरिंग विद टाइम। तो और वो कैसा बन रहा है, ये सपोज अपन ने एक्स डायरेक्शन में ले लिया, तो ये y डायरेक्शन हो गई, तो वो किस में बन रहा है, y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में अपन उसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको इस तरह से ले लें, राइट। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इसका एनिमेशन किस तरह से ये बनता है।
ओके, तो ये जो चेंज हो रहा था उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया यहाँ पे, जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, परंतु वो किस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अभी तो इसके कारण इधर हो रहा था, पर अब ये इस तरह से है तो अभी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, और वो इस तरह से दिया जाएगा आपका, कुछ इस तरह से, राइट। और ये यहाँ पर फिर उसी तरह से ये चेंजिंग बनेगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसी हिसाब से ये होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दोनों एक समान होंगे। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जैसा आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या होगा, वो भी फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वो कैसे अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, वो देखें। एंड सो ऑन, और फिर ये रिपीट होगी चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका रेड में जो हमने दिखाया वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ब्लू में जो हम दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ए वेव विच इज मूविंग अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो उसकी जो वेव इक्वेशन है वो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, that we can write as Ez, that is equal to, इसका एम्पलीट्यूड सपोज हमने E0Z ले लिया, इसका एम्पलीट्यूड, राइट, e टू द पावर माइनस गामा सेट, राइट, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, E0Z हो गई फील्ड की, किस डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में, ठीक है ना। एंड गामा, गामा हियर दैट इज गिवन बाय गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस J बीटा, right, where gamma is called the propagation constant, right, and alpha that is attenuation constant, real number है ये, alpha that is attenuation constant, and beta that is phase constant, इसको कभी कभी k से भी डिनोट करते हैं बीटा को, और उसको वेव नंबर भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, बीटा दैट इज योर फेज कांस्टेंट, कुछ किताबों में आपको वेव नंबर भी मिलेगा लिखा हुआ, फेज कांस्टेंट, एंड दैट इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा, so that is also denoted by k in some books, right? So these are the different terms. अब जो attenuation constant है, how we define it, है ना, attenuation constant alpha that is expressed in decibels per meter, right? It is defined as a constant which indicates the rate at which the wave amplitude decreases as it propagates from one point to another. मतलब यहां पर जो हमने देखा था ऊपर वेव में कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब वेव चलती है तो उसका एटेन्यूएशन जो है दैट इज गिवन बाय अल्फा, क्योंकि जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके एम्पलीट्यूड में कमी होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी में कमी होती जाएगी, सो दैट इज गिवन बाय योर अल्फा attenuation constant. So it indicates the rate at which the wave amplitude reduces or decreases as it propagates from one point to another, and that is the real part of propagation constant. तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा इज ए रियल क्वांटिटी, ठीक है ना। ऑल राइट,
नाउ द कंडीशन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या है कि गामा मस्ट बी इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होना चाहिए गामा, और गामा इमेजिनरी कब होगा, जब जे बीटा टर्म वहां पर होगा। यदि बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी, वेव थोड़ा सा चल के और क्या हो जाएगा, एटेन्यूएशन के कारण, अल्फा जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है उसके कारण वेव खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये ध्यान में रखें कि कंडीशन फॉर वेव प्रोपेगेशन, राइट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर वेव प्रोपेगेशन, that is that gamma must be imaginary. Okay, that is the condition for wave propagation. So now let us differentiate this, जैसे अपन ने पहले किया था ना पिछले लेक्चर में, उसी तरह से यहाँ पे भी अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको दिखाते हैं आपको। तो अब अपन अपने पास इक्वेशन कौन सी हो गई, Ez है, Ez दैट इज इक्वल टू E0z इंटू e टू द पावर माइनस गामा z। Okay, now let us differentiate this with respect to z. So what you will get, E0z into e to the power minus gamma z into minus gamma. So that will become minus gamma Ez. ओके, अब यहां पर भी हम एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे जैसे वहां किया था। यहां पे क्या डिफाइन करेंगे, डेल्टा बाय डेल्टा z, दिस ऑपरेटर we define as minus gamma. Okay, this is equal to minus gamma, इसका यूज करेंगे आगे, ध्यान रखिएगा। So this is important. All right, delta by delta z, this operator as minus gamma. Now we'll differentiate this again. So we get delta square Ez by delta z square, that will be equal to E0 e to the power minus gamma z into minus gamma into minus gamma. So that becomes equal to gamma square Ez. Okay, so we get delta square, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर delta square by delta z square, that becomes your gamma square. So this is also important. Okay, so these two operators we get, they will be very useful in the propagation, wave propagation in waveguides. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। Anyone? No? Okay, so let's move further. Next हमारा जो है कुछ यूजफुल रिलेशंस हैं जो अपने को देखने हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिखाई हुई है, और यहाँ पर हमने ax, ay और az, इनको किससे डिनोट किया है, ax, ay और az ये देखिए, ये ay, then this is az and this is your ax. All right, so these are the unit vectors. आप जनरली क्या है, अपन ijk लेते हैं x y z डायरेक्शन में, तो उनकी जगह ax, ay और az भी हम ले सकते हैं। कई बार आप देखेंगे, कई बुक्स में देखेंगे इसका यूज होगा, तो ये भी ध्यान में रखें कि हम इस तरह से भी यूनिट वेक्टर्स को ले सकते हैं।
और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर ई, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन वेव इक्वेशन, तो अपन को डेल स्क्वायर ई से मतलब है यहाँ पर, तो इसमें अपने को डेल स्क्वायर ई जो है वो किस तरह लिखेंगे, डेल स्क्वायर ई, ये आप पढ़ भी चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बीएससी फर्स्ट ईयर में, दिस विल बी नथिंग बट डेल्टा स्क्वायर ई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नाउ लेट अस सी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये दो ही चीज का आपका यूज आपका होगा, तो इन दो को ही अपन देखते हैं। सो दिस इज योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या देख रहे हो, एक सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिखाया हुआ है, देखिए दो मैंने डायग्राम दिखाए, एक 3 डायमेंशनल इस तरह से दिखा दिया सिलेंडर के रूप में। ऑलराइट, दिस इज द डायग्राम, है ना, सिलेंडर के रूप में यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने ये पॉइंट लिया हुआ है, दिस पॉइंट, ऑलराइट, जो यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अभी है ना, बीच में भी हम कहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सरफेस पे हमने लिया है, तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कहां पर किस तरह से यूनिट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो पहली इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रो फाई जेड से। तो ये है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और इसमें इसको कोई भी पॉइंट को हम रो फाई जेड इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो रो है, दिस इज रो, यहां से लेके और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज गिवन बाय रो, जो भी पॉइंट अपन ले रहे हैं। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, जैसे अपन ने एक्स में देखते थे कि एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, उसी तरह से जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी इन दी रो डायरेक्शन, राइट। तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से अलग अलग नोटेशंस हैं, अपन डिनोट कर सकते हैं कि रो कैप, रो कैप। So rho cap will denote the unit vector in the radial direction, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एंगल फाई। अब एंगल फाई हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज योर एंगल फाई, ओके, दिस इज योर एंगल फाई, किसके बीच में, इसके बीच में। अब ये कैसे मिला हमें, हमने क्या किया, पॉइंट P से पॉइंट, ये तो z डायरेक्शन हमने ले रखी है, दिस इज योर z डायरेक्शन, दिस इज योर y डायरेक्शन एंड दिस इज योर x डायरेक्शन, ठीक है। तो z डायरेक्शन में हमने एक्सिस ले रखी है सिलेंडर की, और एक्सिस से हमने ये पॉइंट P ले रखा है सरफेस पे। तो अब हम क्या करते हैं, अलोंग द सरफेस हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट मिला हमें यहां पर XY प्लेन में, उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने किससे मिला दिया, ओरिजिन से मिला दिया, और वो जो लाइन खींची उसके और x डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बना, उसको एंगल, उसको हम क्या कहेंगे, फाई एंगल कहेंगे, ओके। सो ये फाई एंगल हो गया। तो अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे देखें, तो यूनिट वेक्टर देखिए, ये जो ले रहे हैं, ये बाउंड्री, ये जो सरफेस चल रही है, ठीक है ना, इसके टेंजेंट, सो योर यूनिट वेक्टर ऑफ 5 दैट विल बी अलोंग दिस, राइट, ये जो रिम बोल दें अपन, इसको किनारा बोल दें, इसके अलोंग होगा। तो किसी भी पॉइंट P पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर फाई कैप, ओके, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप, ऑलराइट। फिर तो दूसरा हमारा आ गया यूनिट वेक्टर यहाँ पे फाई कैप। फिर तीसरी डायरेक्शन जेड की डायरेक्शन है, वो क्लियर है, जेड के अलोंग। सो अलोंग जेड डायरेक्शन, इसको अपन ने क्या लिख दिया, जेड कैप,
ठीक है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट वेक्टर हो गई यहाँ पे z कैप। ये समझ में आ गया। फिर ये यहाँ पे मैंने ये टर्म्स लिखे हुए, रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा? क्योंकि ये जो रो है आपका है, ये जो रो है राइट, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, दैट विल आल्सो बी रो, ओरिजिन से लेके यहाँ तक। सो दिस इज आल्सो रो। कहां से? ओरिजिन से लेके यहां तक। सो दैट इज आल्सो रो। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां से x और y देखिए, जो 90 वो मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो रो स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये इक्वेशन मिल जाती है। फिर x यहां से आप देख ही सकते हैं कि आपने जो है अपन ये अलग से बना लें। दिस इज योर x डायरेक्शन, सॉरी y डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज योर x डायरेक्शन, एंड this is the line which we are getting at that point जो हमने ऊपर से यहां से ड्रॉप किया है, और this angle your becomes phi। so इसके पैरेलल एक खींच दें और इसके पैरेलल खींच दें। so this will be your x and this will be your y। alright, so cos phi क्या हो जाएगा हैं? this is rho, so this is your hypotenuse, right? so cos phi क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो x अपॉन रो, दैट विल बी योर cos phi। तो x इज इक्वल टू, ये क्या लिखे हम, x। ठीक है, दिस इज आल्सो x है ना, दिस इज आल्सो y। सो योर x दैट विल बी इक्वल टू रो cos phi, जो हमने यहाँ पे लिखा, दिस x इज इक्वल टू रो cos phi, एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू रो sin phi। इनको डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा tan phi इज इक्वल टू y अपॉन x, और phi इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर डेल स्क्वायर ई क्या होगा वो देखें। तो डेल स्क्वायर ई यहाँ पर जो होगा दैट विल बी del square E, that is equal to delta square E divided by delta rho square plus 1 by rho delta E by delta rho plus 1 by rho square delta square E by delta rho square, no sorry, that will be phi square, that should not be rho square, that should be phi square. So this will be phi square and plus delta square E by delta z square. All right, so this will be the expression for cylindrical coordinate systems, right? Then we have to see how to write this in curl form। इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान में याद रखनी पड़ेंगी। So next is your, you can write del cross H that we can write as यहाँ पे अपन वेक्टर्स ले लें ax। so this is in rectangular Cartesian coordinates, right? We are writing ax, ay and az, all right, and next will be your delta by delta x, delta by delta y, delta by delta z, and hx, hy, hz. Similarly you can write for vector E, and then we want to write this in cylindrical coordinates। तो cylindrical coordinates के लिए next पेज पे आ जाए।
So in cylindrical coordinates, we write del cross H, that is equal to 1 by रो बाहर होगा और ये हो जाएगा आपका a रो a phi, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी रो a phi एंड a z। आप रो कैप लिख लो, फाई कैप लिख लो, जेड कैप लिख लो, या ए रो कैप, ए फाई कैप, ए जेड कैप, है ना, जो भी आप लेना चाहते हैं उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव हियर डेल्टा बाय डेल्टा रो, डेल्टा बाय डेल्टा फाई एंड डेल्टा बाय डेल्टा जेड। एंड देन वी हैव हियर एच रो and then रो स्क्रीन बड़ी करो। एच वाई। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन बड़ी करो सर, छोटी आ रही है स्क्रीन। मोबाइल पे तो छोटी दिखेगी बेटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट डेल क्रॉस एच के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ये किस में था अपना? दिस वाज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वीडियोस जिसमें पहले एनिमेशन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो वेव्स हैं वो आगे बढ़ती हैं। एक फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है पोलराइजेशन का। Electromagnetic radiation is a form of energy that propagates through space as oscillating waves that have electrical and magnetic components perpendicular to one another. फील्ड दिखाया हुआ है और यहाँ ग्रीन में और यहाँ ब्लू में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है। तो ये किस तरह से जो है आगे बढ़ती है वो मैंने आपको अभी बताया भी था। Electromagnetic radiation is a form of energy that propagates through space as oscillating waves that have electrical and magnetic components perpendicular to one another. इसमें भी उसी तरह से देखिए, इवन ये ब्लू जो है, ठीक है ना, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और अब इसमें कोई पूछ रहा है, किसी को लिखा हुआ भी दिखा रहे हैं, देखिए ब्लू से इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड से मैग्नेटिक फील्ड। So this is how your electromagnetic waves travel. It does not require any medium. It is just because of the changing electric field and changing magnetic field that you are getting the electromagnetic wave. Now I'll show you the video for the polarization of waves. The polarization of light plays a critical role in much of our technology. And it plays a very important role in experiments in quantum mechanics which challenge our assumptions about the nature of reality. In classical physics, light can be thought of as a wave of electric and magnetic fields. Suppose that we have two of these electromagnetic waves in the exact same region of space. At each point in space and time, their electric fields will add like vectors, and their magnetic fields will add like vectors. In this case, the two waves add together to form a new electromagnetic wave with a higher amplitude. Now let us consider a new scenario. We again have two electromagnetic waves in the same region of space, but this time they are not oriented in the same direction. As before, the electric field will add like vectors.
and the magnetic fields will add like vectors. This time, the two waves add together to form a new electromagnetic wave with its orientation changed as shown. Now let us consider yet another scenario. This scenario is the same as the previous one. Except that in this case, one of the two original electromagnetic waves is ahead of the other one. As before, the electric fields will add like vectors. And the magnetic fields will add like vectors. This time, the new electromagnetic wave continuously rotates through space and time as shown. Now let's consider a slightly different scenario. This time, it is the other one of the two original electromagnetic waves which is ahead. In this case, they will add together to form a new electromagnetic wave that continuously rotates in the opposite direction of the previous scenario.
If light consists of waves that are all continuously rotating in the same direction, we refer to it as circularly polarized light. On the other hand, if the light consists of electromagnetic waves that are all aligned in the same direction as shown, we refer to it as linearly polarized light. Most light sources, such as light bulbs, candles, and the sun, produce light that is composed of electromagnetic waves that are all oriented in different directions. We refer to this as unpolarized light. Each electromagnetic wave is composed of both an electric field and a magnetic field that are 90 degrees to one another. In order to help visualize the upcoming explanations, let us just show the electric field, though the magnetic field is still always present. Every electromagnetic wave can be thought of as the combination of two other electromagnetic waves, which are oriented in one of these two directions. There are some materials that block electromagnetic waves oriented in one of these directions, but allow electromagnetic waves that are oriented in the other direction to pass through. Therefore, regardless if it is circularly polarized, linearly polarized, or unpolarized light that enters the material, only linearly polarized light is able to exit the material. If the incoming light is already linearly polarized, and it is oriented in the direction in which the material blocks electromagnetic waves, then all the light will be blocked completely. On the other hand, if we rotate the material, then the direction in which the electromagnetic waves are blocked will also rotate, and the light will now pass through. Suppose we start out with unpolarized light. After it passes through the material, we will have linearly polarized light. We therefore refer to this material as a linear polarizer.
Suppose we add another linear polarizer, as shown. Now suppose we rotate the second linear polarizer. If the two polarizers are 90 degrees to each other, no light is able to pass through. Now let us add a third linear polarizer, located in between the first two, as is shown. Suppose we rotate this third linear polarizer by some amount between 0 and 90 degrees. Its axis for blocking light and for allowing light to pass through will rotate as shown. The linearly polarized light entering this polarizer can be thought of as a combination of two electromagnetic waves, each aligned along one of the polarizer's two axes. Only one of these two electromagnetic waves will pass through. Therefore, the net result is that the total electromagnetic wave has been rotated from its previous orientation. The new electromagnetic wave leaving this polarizer can also be thought of as the combination of two other electromagnetic waves, oriented as is shown. One of these two waves has the ability to pass through the next linear polarizer. When we started out with just two linear polarizers rotated 90 degrees to each other, no light was able to pass through. But when a third linear polarizer was added in between them, now light is able to pass through our three polarizers. The amount of light that is able to pass through depends on the angle of this third linear polarizer in between the first two. In empty space, light always travels at the same speed from the perspective of all observers. But light can slow down when it passes through a material. In the case of some materials, light will slow down by a different amount depending on which direction the electromagnetic wave is oriented. Suppose that the difference by which the waves are slowed down is 1/4 of a wavelength. In this case, we refer to the material as a quarter wave plate. When linearly polarized light passes through a quarter wave plate at a 45-degree angle to the wave plate's two axes, the wave can be thought of as being composed of two different electromagnetic waves, one of which is slowed down by a quarter wavelength more than the other.
The waves leaving the quarter wave plate add together as vectors. When linearly polarized light passes through a quarter wave plate, it is converted into circularly polarized light. If the circularly polarized light passes through another quarter wave plate, the incoming circularly polarized light can also be thought of as two waves, one of which is slowed down by a quarter wavelength more than the other. Therefore, when circularly polarized light passes through a quarter wave plate, it is converted back into linearly polarized light. Quarter wave plates convert linearly polarized light into circularly polarized light, and they convert circularly polarized light back into linearly polarized light. The phenomena described here plays a very important role in much of our technology. And it plays a very important role in experiments in quantum mechanics which challenge our assumptions about the nature of reality. जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया? अच्छा, तो अब उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये अपन ने आज खत्म कर दिया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेवगाइड्स के ऊपर, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस का, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना? तो वो पूरा चैप्टर में काफी टाइम भी लगेगा। मैंने मेरे उसमें भी डाला हुआ है आपके ऐप के ऊपर, तो आपको पूरा का पूरा जैसा डेरिवेशन मैं करूंगा उस तरह से उसमें मिल जाएगा, सारी स्टेप्स मिलेंगी, तो आप उसको परचेज कर लें आप लोग। ठीक है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन का मैंने डाल चुका हूं पहले, इसलिए डाल दिया मैंने। ऑलराइट, और उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन का जो चैप्टर है आपके वेवगाइड का। ओके ओके देन, फिर अब अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ऑलराइट, बाय।